सो हे ट्रेडर्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सारे के सारे बहुत ही अच्छे होंगे। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि जो भी ट्रेडिंग में नए लोग हैं उनके लिए बेस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या हो सकता है। देखो, जो लोग भी ट्रेडिंग में नए होते हैं वो लोग लगभग हर चीज़ पर काम करते हैं, जैसे कि अच्छी स्ट्रैटेजी, डिसिप्लिन, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट। लगभग वो हर चीज़ पर काम करते हैं, लेकिन जब बात आती है रिस्क टू रिवॉर्ड की तब वो लोग इसे बहुत ही लाइटली लेते हैं। रैंडमली वो कोई भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो उठाते हैं और उसे फॉलो करना शुरू कर देते हैं। ऑल्दो ऐसा करना गलत नहीं है, आप हर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के साथ प्रॉफिटेबल हो सकते हो, लेकिन कोई भी रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करने से पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो आपका रिस्क रिवॉर्ड है वो डायरेक्टली आपकी साइकोलॉजी के ऊपर इफ़ेक्ट डालता है। इसलिए अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो को अपने माइंडसेट और पर्सनैलिटी के हिसाब से चूज़ नहीं करोगे, उस केस में आपको अपनी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग रखने में बहुत दिक्कत आ सकती है। इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि भले ही आपको ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बहुत ही सिंपल चीज़ लगती हो, लेकिन एक्चुअल में इसका आपकी ट्रेडिंग जर्नी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। अगर आप एक सही रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करोगे तो ये आपकी ट्रेडिंग जर्नी को आसान बना सकता है, लेकिन अगर आप ऐसा कोई रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करते हो जो कि आपकी पर्सनैलिटी के साथ मैच ही नहीं करता, तो वो आपको बहुत दिक्कत दे सकता है। इसलिए आज की वीडियो में छोटे रिस्क रिवॉर्ड से लेके बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो तक हम तीनों का कंपैरिजन करेंगे और फिर एंड में आपको बताऊंगा आपको अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से कौन सा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो फॉलो करना चाहिए। एक है स्मॉल रिस्क टू रिवॉर्ड, जिसमें मैंने 1:1 का एग्जाम्पल लिया है, और दूसरा है मीडियम रिस्क टू रिवॉर्ड जो है 1:2, और तीसरा बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड जैसे कि 1:3, 4, 5 या फिर कितने भी बड़े हो सकते। तो अब हम एक एक करके इन तीनों रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज का कंपैरिजन करते हैं और इनके प्रोस एंड कॉन्स जानकर हम डिसाइड करेंगे कि इनमें से कौन सा रिस्क रिवॉर्ड आपके लिए बेटर हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो की, इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये साइकोलॉजिकली फॉलो करना ईजी होता है। अगर आप 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करते हो, इससे आपकी साइकोलॉजी बहुत अच्छी रहती है। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो में आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट काफ़ी हाई होती है। अगर हम चार्ट्स पर 1:1 को देखें, मान लो यहाँ पर आपने अपनी ट्रेड में एंट्री बनाई और 1:1 का टारगेट रखा। जैसा कि मैंने कहा, मार्केट के लिए छोटा मूव देना ईजी होता है, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों ही इक्वल हैं, तो 50-50% चांस है कि मार्केट या तो आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा या फिर आपका टारगेट हिट कर देगा। अगर मार्केट आपके फेवर में जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ेगा, हार्डली कुछ ही मिनट्स में मार्केट आपका टारगेट दे देगा। जैसे जब आप बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करते हो, वहाँ पर आपका स्टॉप लॉस तो छोटा रहता है, इसलिए चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि मार्केट आपके फेवर में जाने के बाद भी कुछ टाइम बाद घूमकर आपका स्टॉप लॉस ही हिट कर दे। लेकिन छोटे टारगेट्स में आपको ये प्रॉब्लम आएगी नहीं, तो 10 में से 5 ट्रेड तो आपके ऐसे ही सही हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आपके 10 में से 5 ट्रेड तो वैसे ही सही हो जाएंगे, लेकिन 1:1 में आपको 50% से ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए होगी, तभी आप प्रॉफिट कमा पाओगे। अब अगर आपने कहीं पर ट्रेड प्लेस किया है, डेफिनेटली आपकी कोई स्ट्रैटेजी होगी, कोई एक्सपीरियंस होगा, और अगर आपने स्टॉप लॉस भी सही जगह पर रखा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट आपके फेवर में ही जाएगा। और आपका टारगेट भी बहुत छोटा है, तो फ्लो में ही मार्केट आपका टारगेट हिट कर देगा। तो इन रीज़न के चलते आपका विन रेट 50% से ज़्यादा ही होगा, जैसे कि 60 से 70%। इसलिए ज़्यादातर ट्रेड्स में आप ग्रीन में ही रहने वाले हो, और जब ज़्यादातर ट्रेड में आपका प्रॉफिट होगा तो आपकी साइकोलॉजी वैसे ही अच्छी हो जाएगी। लेकिन 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड में एक प्रॉब्लम है, इसमें आपका प्रॉफिट बहुत कम होता है। मान लो कि आपने 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो पर 10 ट्रेड प्लान किए, जिसमें कि आपने स्टॉप लॉस रखा 10 पॉइंट का और आपका टारगेट भी 10 पॉइंट का है। अगर हम प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखें तो 10 में से आपके 7 ट्रेड सही हुए और 3 ट्रेड गलत हुए। तो जो ट्रेड आपके सही थे उस केस में आपका प्रॉफिट बना 70 पॉइंट्स का, और लूजिंग ट्रेड में आपका लॉस हुआ 30 पॉइंट्स का। तो आपकी जो नेट सिचुएशन रहेगी वो पॉजिटिव तो है, लेकिन ये पॉइंट्स बहुत कम है। ऐसा तो है नहीं कि 10 ट्रेड आप एक दिन में या फिर एक हफ्ते में ले लो, कई लोगों के पूरे मंथ में सिर्फ और सिर्फ 10 ट्रेड बनते हैं। लेकिन जो बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो होते हैं उस केस में भले ही आपके टारगेट कम हिट होते हों, लेकिन जब भी आपके टारगेट हिट होते हैं तो उसमें आपके प्रॉफिट बड़े होते हैं, और भले ही आपके लॉस ज़्यादा हों, ओवरऑल आपका नेट प्रॉफिट ज़्यादा ही रहेगा। इसलिए छोटे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो में आपको ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी।
तो ये प्रॉफिट छोटा नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत बड़े प्रॉफिट की उम्मीद रखते हो उसके लिए आपको अपनी साइकोलॉजी को सेक्रीफाइस करके बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड पर जाना ही पड़ेगा। उसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि जब भी आप ट्रेड्स को मिस करते हो उस केस में आपके रिजल्ट्स किस तरह से अफेक्ट होते हैं। और मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई भी इस टॉपिक को कवर करता हो, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि आपके सेटअप के हिसाब से जो भी 10 ट्रेड बने थे 10 में से 10 ट्रेड पर ही आपने ट्रेड ले लिया हो। डेफिनेटली आपसे कुछ ट्रेड मिस भी होंगे। तो जब भी आप ट्रेड्स को मिस करते हो उस तरह से डिफरेंट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो में आपके ओवरऑल रिजल्ट किस तरह से अफेक्ट होते हैं वो भी हम एक बार देख लेते हैं। अब अगर आपने 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो किया है तब आपके रिजल्ट बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं होते। ऐसा क्यों होता है? मान लो आपके सेटअप पर 10 ट्रेड बने और 10 में से 2 ट्रेड आपने मिस कर दिए। तो अब आपने ये जो 2 ट्रेड मिस किए हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि ये दोनों ट्रेड आपके प्रॉफिटेबल ट्रेड हों, वही आपने मिस किए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके लूजिंग ट्रेड हो। तो ये सिर्फ 10 ट्रेड की बात हो रही है, तो हम 50-50% ही प्रोबेबिलिटी लेकर चलते हैं। मान लो इन दो में से एक आपने लूजिंग ट्रेड मिस किया है और दूसरा आपने विनिंग ट्रेड मिस किया है। तो ये 2 ट्रेड मिस करने के बाद आपके जो विनिंग ट्रेड रह जाएंगे वो हैं 6 और लूजिंग ट्रेड 2 रह जाएंगे। तो अगर आपके 6 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ उसमें आपका प्रॉफिट हुआ 60 पॉइंट्स का, और वहीं आपने 2 ट्रेड में लॉस किया तो आपका लॉस हुआ 20 पॉइंट्स का। तो इस केस में भी आपकी जो नेट सिचुएशन रहेगी वो 40 पॉइंट्स की ही रहेगी। तो 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो में अगर आप ट्रेड को मिस भी कर देते हो, शॉर्ट टर्म में इतना कुछ खास इम्पैक्ट आएगा नहीं। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली आपकी ट्रेडिंग को अफेक्ट करेगा, लेकिन 100 ट्रेड्स में आपने अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा लिया होगा। तो उसके बाद अगर आपको पता चल भी जाए कि मैंने इतना प्रॉफिट मिस किया है, तब भी वो साइकोलॉजिकली आपको इतना इम्पैक्ट करेगा नहीं। 10 में से जब आपने 2 ट्रेड मिस किए थे वहाँ पर तो मैंने 50-50% की प्रोबेबिलिटी ले ली, लेकिन अगर आप 100 में से 20 ट्रेड मिस करोगे वहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी काम करेगी। प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हो सकता है आपने 20 में से 14 ट्रेड प्रॉफिट वाले मिस किए हों और बाकी के 6 ट्रेड आपने लूजिंग ट्रेड मिस किए हों। तो उस केस में डेफिनेटली आपने कुछ प्रॉफिट मिस किया है। तो अगर हम बात करें 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो की, इसे भी साइकोलॉजिकली फॉलो करना आसान होता है, लेकिन 1:1 रेशो के कंपैरिजन में थोड़ा कम, क्योंकि यहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कम हो जाती है लगभग 50-55%। वहीं 1:1 में आपकी प्रोबेबिलिटी थी लगभग 60-70%। अगर आप तीनों रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो में सेम स्ट्रैटेजी भी फॉलो करते हो तब भी ये प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कम हो सकती है। अब ऐसा होता क्यों है? जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जब भी आप ट्रेड प्लेस करते हो मार्केट का छोटे साइड में मूव देना आसान होता है। जब आप 1:2 फॉलो करते हो यहाँ पर आपका टारगेट बड़ा है लेकिन स्टॉप लॉस छोटा है। हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत आपके फेवर में जाए उसके बाद भी आपका स्टॉप लॉस हिट कर दे, या फिर डायरेक्टली आपका स्टॉप लॉस हिट कर दे। इसलिए जब भी आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बढ़ा देते हो उस केस में प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे और टारगेट हिट होने के कम। जैसे कि 1:1 में दोनों साइड में आपके मूव होने का चांसेस 50-50% थे, लेकिन 1:2 में ऐसा हो सकता है कि 60% चांस है कि मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट कर दे और लगभग 35-40% चांस है आपके टारगेट हिट करने के। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी 50% से भी नीचे गिर गई, लेकिन जो आपकी स्ट्रैटेजी है, आपके ट्रेडिंग स्किल्स हैं, वो चीज़ें प्रोबेबिलिटी को थोड़ा बहुत आपकी तरफ धकेलती हैं। इसलिए 35-40% की जगह आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट लगभग 50-55% की हो जाती है। भले ही आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कम हो गई हो, लेकिन इसमें आपका प्रॉफिट डिसेंट होता है। और अगर हम कंपेयर करें 1:1 के प्रॉफिट से, तो आप 1:2 में आपका प्रॉफिट ज़्यादा ही होगा। मान लो यहाँ पर भी आपने 10 ट्रेड प्लेस किए जिसमें आपका 10 पॉइंट का SL है और टारगेट 20 पॉइंट का है, तो 50% के विन रेट के हिसाब से आपका 5 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ और 5 ट्रेड में लॉस हुआ। तो आपकी जो नेट सिचुएशन रहेगी वो रहेगी 50 पॉइंट पॉजिटिव में। अब भले ही आपको ये डिफरेंस बहुत छोटा लग रहा हो कि सिर्फ 10 पॉइंट का डिफरेंस है, लेकिन ये सिर्फ शॉर्ट टर्म में छोटा लगता है। वहीं अगर मैं बात करूँ 100 ट्रेड्स की, तब ये डिफरेंस बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन 1:2 में एक ट्विस्ट ये आ जाता है कि यहाँ पर जो आप ट्रेड मिस कर देते हो वो आपके रिजल्ट्स को अफेक्ट करते हैं। अफेक्ट 1:1 में भी करते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करते। लेकिन जब आप 1:2 फॉलो करते हो
वो रिज़ल्ट आपको शॉर्ट टर्म में भी इम्पैक्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म में भी। सो 1:1 के एग्जाम्पल की तरह अगर आप 1:2 में भी 10 में से 2 ट्रेड मिस करते हो, वहाँ पर भी हम ये मान लेते हैं कि 2 में से 1 ट्रेड आपने विनिंग ट्रेड मिस किया है और दूसरा आपने लूजिंग ट्रेड मिस किया है। उस केस में आपके विनिंग ट्रेड कम होकर रह गए 4 और लूजिंग ट्रेड भी आपके 4 रह गए। तो ओवरऑल जो आपकी नेट सिचुएशन रहेगी वो 40 पॉइंट्स हो जाएगा, जो कि आपके एक्चुअल प्रॉफिट से थोड़ा कम है। अब भले ही आपको ये डिफरेंस बहुत छोटा लग रहा हो, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म की बात करते हो तो ये डिफरेंस बहुत बड़ा हो जाता है। अब जैसे कि ये तो बात थी 10 ट्रेड की, वहीं अगर हम 100 ट्रेड की बात करते हैं, जिसमें से मान लो कि आपने 20 ट्रेड मिस किए, तो अब आपके मिसिंग ट्रेड का नंबर भी बड़ा होगा। ऐसे केस में ये प्रोबेबिलिटी 50-50% की नहीं रहेगी। तो 1:2 रिस्क रिवॉर्ड से अगर हम एक्चुअल प्रोबेबिलिटी को कंसीडर करें, यहाँ पर भी आपकी प्रोबेबिलिटी काम करेगी। मान के चलते हैं जो आपने 20 ट्रेड मिस किए, उसमें से 55% ट्रेड आपके सही थे और बाकी के 45% गलत। यानी कि आपके 11 ट्रेड सही हुए, जिसमें आपका प्रॉफिट 220 रुपये का हो सकता था, और वहीं आपने 9 लूजिंग ट्रेड मिस किए जहां आपने 90 रुपये का लॉस भी बचा लिया। लेकिन ओवरऑल जो आपने प्रॉफिट मिस किया वो होगा 130 पॉइंट्स का। तो ये एक काफ़ी बड़ा नंबर है। और वहीं अगर हम इस सेम चीज़ को 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड में कंसीडर करें, तो वहाँ पर आपका डिफरेंस लगभग 80 पॉइंट्स का आएगा। यानी कि 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड में अगर आप 100 में से 20 ट्रेड मिस करते हो, वहाँ पर भी आपकी प्रोबेबिलिटी काम करेगी। तो उस प्रोबेबिलिटी को कंसीडर करते हुए जो आपने एक्चुअल प्रॉफिट मिस किया होगा वो लगभग 80 पॉइंट्स का होगा, जो कि 1:2 से काफ़ी कम है। तो बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज़ में ये आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अब भले ही आपने 1:2 में ज़्यादा प्रॉफिट मिस किया हो, लेकिन फिर भी 1:1 के कंपैरिजन में 1:2 में ओवरऑल आपका प्रॉफिट ज़्यादा ही होगा। वहीं अगर हम बात करें बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज़ की, जैसे 1:3, 1:4, तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, क्योंकि बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो करना साइकोलॉजिकली बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बहुत कम होती है। मतलब आपको ज़्यादातर ट्रेड रेड में ही देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर आपने 10 ट्रेड लिए, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि 10 में से 6 ट्रेड आपने लॉस में ही क्लोज़ किए होंगे। आपकी जो स्ट्रैटेजी 1:1 में 60-70% की एक्यूरेसी दे रही थी, वही 1:3 में 35-40% क्यों रह जाती है? उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे कि जब आप 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो कर रहे थे और मैंने आपको बताया था कि छोटे साइड मार्केट के लिए मूव देना ईजी होता है, तो 1:1 रिस्क रिवॉर्ड में 50-50% चांस थे कि मार्केट या तो आपका टारगेट हिट करेगा या फिर आपका स्टॉप लॉस। लेकिन जब आप 1:1 से 1:2 पर जाते हो, वहाँ पर ये चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। वहाँ पर ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके स्टॉप लॉस हिट होने के, और आपके टारगेट हिट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। यानी कि मान लो कि ये प्रोबेबिलिटी 50-50% से गिर के 60-40 की रह जाती है। और जब बात आती है 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो की, तो ये प्रोबेबिलिटी और भी कम हो जाती है। जहाँ 1:1 में ये प्रोबेबिलिटी 50-50% की थी, 1:3 में मार्केट को आपके साइड एक बहुत बड़ा मूव देना होता है, इसलिए ये प्रोबेबिलिटी गिरकर हार्डली 20 से 25% की रह जाती है। नेचुरली प्रोबेबिलिटी गिर जाती है, और जो आपकी स्किल्स और स्ट्रैटेजी है उस वजह से आपकी प्रोबेबिलिटी 15-20% बढ़ भी जाती है, जो कि मैंने तीनों केसेस में ही कंसीडर किया है। इसलिए 1:3 के केस में आपकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम रहती है, जैसे कि 35 से 40%। लेकिन 1:3 में सबसे कम विन रेट होने के बाद भी आपका प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होता है। अब ऐसा क्यों होता है, हम इसे थोड़ा मैथमेटिकली समझते हैं। मान लो 1:3 में आपने 10 ट्रेड लिए, जिसमें कि आपके स्टॉप लॉस और टारगेट कुछ इस तरीके से हैं, और 40% के विन रेट के हिसाब से आपने 4 ट्रेड में प्रॉफिट किया और बाकी के 6 ट्रेड में लॉस किया। तो आप देख सकते हो कि 10 में से 6 ट्रेड में लॉस करने के बाद भी आपकी नेट सिचुएशन 1:1 और 1:2 से ज़्यादा ही है। मतलब कि आपका प्रॉफिट 1:3 में सबसे ज़्यादा है। अब ये बात तो हम कर रहे हैं 10 ट्रेड की, जो हो सकता है ये डिफरेंस आपको बहुत बड़ा ना लग रहा हो, लेकिन जैसे नंबर ऑफ़ ट्रेड बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ही ये डिफरेंस भी बड़ा होता जाएगा। तो अब भले ही 1:3 के केस में आपको प्रॉफिट सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन ये प्रॉफिट कमाने के लिए आपको साइकोलॉजिकली सबसे ज़्यादा स्ट्रगल भी करना पड़ता है, क्योंकि आप देख सकते हो 10 में से 6 ट्रेड आपको रेड में ही क्लोज करने पड़ेंगे। तो आपके अंदर इतने लॉस झेलने की कैपेसिटी होनी चाहिए
तभी आप 1:3 फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा जब आप 1:3 फॉलो करते हो तो काफ़ी हद तक मार्केट आपके टारगेट के पास आता है और यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है। तो इतना ज़्यादा प्रॉफिट छोड़ने के लिए भी आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होनी चाहिए। अदरवाइज़ आप इस गिल्ट में ही फंसे रहोगे कि काश मैंने यहाँ कहीं प्रॉफिट बुक कर लिया होता तो मुझे यहाँ पर स्टॉप लॉस ना देना पड़ता या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट ना निकलना पड़ता। तो इन सब रीज़न के कारण 1:3 को फॉलो करना मुश्किल होता है। इसके अलावा जैसे कि मैंने पिछले 2 केसेस में डिस्कस किया था, जब आप ट्रेड को मिस करते हो, ऐसे ही 1:3 में जब आप ट्रेड्स को मिस करते हो तो 1:3 में ट्रेड्स को मिस करना शॉर्ट टर्म में सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। बाकी 2 केसेस की तरह यहाँ पर भी मैं मान लेता हूँ कि आपने 10 में से 2 ट्रेड मिस कर दिए और दोनों में से एक ट्रेड आपने लूजिंग ट्रेड मिस किया और दूसरा आपने विन ट्रेड मिस किया। तो आपके विनिंग ट्रेड 4 से कम होकर 3 रह गए और लूजिंग ट्रेड 6 से कम होकर 5 रह गए। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से ट्रेड मिस होने के बाद आपकी जो नेट सिचुएशन रहेगी वो 40 पॉइंट्स की रहेगी, जो कि लगभग 1:2 के और 1:1 के आसपास का ही है। लेकिन बाय चांस अगर आप एक और विनिंग ट्रेड मिस कर देते हो तो ये प्रॉफिट 40 पॉइंट से घटकर सीधा 10 पॉइंट का रह जाएगा। तो आप सोच सकते हो कि ये साइकोलॉजिकली आपको कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। हालांकि ये इम्पैक्ट आपको शॉर्ट टर्म में ही देखने को मिलेगा, लॉन्ग टर्म में जब आप कंसिस्टेंट रहोगे तो ये सब चीज़ें उतना अफेक्ट करेंगी नहीं। जैसे कि मान लो कि आपने 100 ट्रेड लिए और 100 में से 20 ट्रेड मिस हो गए, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी अपना रोल प्ले करेगी। तो 40% विन रेट के हिसाब से 20 में से आपके 8 विनिंग ट्रेड मिस हुए और 12 लूजिंग ट्रेड मिस हुए। ओवरऑल जो आपने प्रॉफिट मिस किया वो है 120 पॉइंट्स का, जो कि 1:2 के आसपास ही है। और 1:3 में आपका ओवरऑल प्रॉफिट होगा 80 ट्रेड्स में, वो भी लगभग 1:2 के आसपास ही होगा। तो जब 1:3 फॉलो करके इतना स्ट्रगल करने के बाद हमें रिजल्ट 1:2 जैसे देखने को ही मिल रहे हैं, तो आखिरकार हम 1:3 फॉलो करें क्यों? और अगर आप मुझसे पूछो, मैं भी 1:3 ही फॉलो करता हूँ। 1:3 फॉलो करने के लिए मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, वो मैं आपको बताता हूँ। आप चाहो तो उससे डिसएग्री भी कर सकते हो। तो अगर हम बात करें 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड की, यहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ऑलरेडी काफ़ी हाई होती है, जैसे कि 60-70%। तो यहाँ पर आपके इम्प्रूवमेंट का बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 60-70% से 80-90% की प्रोबेबिलिटी अचीव कर लो। वहीं अगर हम 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड की बात करें, यहाँ पर भी आपकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी होती है, जैसे कि 50-55%। वैसे 50-55% की एक्यूरेसी बुरी नहीं होती, लेकिन अगर आप किसी एक स्ट्रैटेजी पर कंटिन्यूसली काम कर रहे हो तो 1:2 में आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा 60% तक जा सकती है। 1:2 में भी इससे ज़्यादा एक्यूरेसी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन वहीं अगर हम बात करें 1:3 रेशो की, तो यहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट काफ़ी कम होती है। लेकिन अगर आप किसी एक स्ट्रैटेजी पर टिक कर काम करते हो तो यहाँ पर आपके इम्प्रूवमेंट का स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो किसी एक सेटअप पर अच्छी खासी पकड़ होने के बाद आप 35-40% से लगभग 50% की एक्यूरेसी तो अचीव कर ही सकते हो। और 50% की एक्यूरेसी अचीव करना कोई भी बड़ी बात नहीं है, ये बिल्कुल पॉसिबल है अगर आप किसी एक सेटअप पर टिक कर काम करते हो। अगर आपने 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड पर 50% की एक्यूरेसी अचीव कर ली तो आप बहुत बड़े प्रॉफिट कमा सकते हो। जैसे कि अगर आपकी 50% की एक्यूरेसी रहती है तो इस सेम रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ, यानी कि 10 पॉइंट का SL और 30 पॉइंट का टारगेट, आपके 10 में से 5 ट्रेड सही हुए और 5 गलत हुए, तो आपका जो नेट रिजल्ट रहेगा वो 100 पॉइंट्स का होगा। और ये सिर्फ 10 ट्रेड की बात की है, और जब हम 100 ट्रेड्स की बात करते हैं तो ये नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा और 1:1, 1:2 के कंपैरिजन में आपका प्रॉफिट 1:3 में काफ़ी ज़्यादा होगा। खैर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप चाहो तो इससे डिसएग्री भी कर सकते हो। लेकिन जब आप 1:3 फॉलो करते हो, आपके पास बहुत हाई लेवल का डिसिप्लिन और पेशेंस होना चाहिए। तो इतनी सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद अगर हम ओवरऑल वीडियो को कंक्लूड करें तो मेरे अकॉर्डिंग भी 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड एक विनर निकल कर आता है। इवन मैंने एक्सपीरियंस और प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को भी देखा है, वो हार्डली 1:1.5 और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड ही फॉलो करते हैं। वैसे 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड अच्छा तो है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम है एक्यूरेसी की। क्योंकि अगर आप बिगिनर हो तो स्टार्टिंग में आपके पास इतनी एक्यूरेसी होगी नहीं, ज़्यादातर आप लॉस ही करने वाले हो, इसलिए ऐसे रिस्क टू रिवॉर्ड में आपका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा। तो 1:1 रिस्क रिवॉर्ड पर आपको तभी जाना चाहिए जब आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस आ चुका हो।
इसलिए आपके लिए 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड बेस्ट है। वहीं अगर हम बात करें 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड की, इस केस में आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप इससे प्रॉफिट कमा सकते हो। अदरवाइज 1:3 में जो जो चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ती हैं वो चीज़ें आप एज अ बिगनर फॉलो करोगे तो आप स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो 1:3 आपको स्टार्टिंग में तो कभी यूज़ करना ही नहीं चाहिए। स्टार्टिंग में किसी के पास भी इतना अच्छा माइंडसेट और बहुत हाई लेवल का पेशेंस और डिसिप्लिन नहीं होता, इसलिए इस केस में भी आपके लिए 1:2 ही बेस्ट है। तो इस वीडियो के बाद आप एक काम करना, आपने अब तक जितने भी ट्रेड लिए हैं उन सभी ट्रेड को एक एक बार इन सब रिस्क रिवॉर्ड के साथ कंपेयर करके देखना। अगर उन ट्रेड्स में आपने 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो किया होता तो आपका रिजल्ट क्या होता, और सिमिलरली अगर आपने 1:2 और 1:3 फॉलो किया होता तब आपका रिजल्ट क्या होता। ऐसा करने के बाद आपको एक ठीक ठाक आइडिया लग जाएगा कि कैसा रिस्क रिवॉर्ड आपके लिए सबसे बेस्ट है। मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।